हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स के सेकंड लेक्चर की। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे हम एक तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो किस किस उसकी जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, मतलब किस केस में तो इंक्रीज होकर किस केस में वो क्या होगी, डिक्रीज होती है। पहली चीज तो ये। दूसरा पढ़ेंगे हम कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, जिसमें हम आरएनएस इक्वेशन पढ़ेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर भी उसको कैलकुलेट करेंगे। तो करते हैं हम अपने टॉपिक स्टार्ट, जो कि क्या है आज का अपना फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। चलें, लास्ट वाली जो क्लास थी उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं उसके बारे में। तो जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक तो रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, केमिकल काइनेटिक डेफिनेशन क्या होती है, और रेट कांस्टेंट होता क्या है, और कुछ मैंने न्यूमेरिकल करवाए थे किसके, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। आई थिंक लास्ट वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज बात करते हैं, हमारे टॉपिक्स हैं, पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा है आरएनएस इक्वेशन, तीसरा है रिलेशन बिटवीन के एंड टी, एक तो ये वाला है, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर भी हम उसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन एक तो हमने पहले पढ़ लिया, किस बेस पे, स्पीड के बेस पे। ये किसके बेस पे है कि उस रिएक्शन में कितने स्टेप हो रहे हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो इधर क्या होता है, फैक्टर्स मतलब अफेक्ट, मतलब कुछ फैक्टर होते हैं। कुछ फैक्टर कौन से होंगे वो बता दूं मैं आपको, कि नेचर किस प्रकार की है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, क्या है, फैक्टर है। फैक्टर मतलब जो क्या करते हैं, जिस पे क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डिपेंड करती है। तो बात करता हूं जो पहला है वो पहला कौन सा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि जो आपके पास रिएक्टेंट है उसकी नेचर किस प्रकार की है उस पर डिपेंड करता है। पहला इसके अंदर आ गया कौन सा, फिजिकल स्टेट। स्टेट मतलब आप समझते हो, फिजिकल स्टेट मतलब होती है कि उसकी फेज कौन सी है। फिजिकल मतलब क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करता हूं। तो फिजिकल स्टेट में क्या जाएगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान रहे, पढ़ते हैं पहले, फिर हम एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उस पर कौन इफेक्ट करता है, फिजिकल स्टेट करती है। कैसे करेगी, इन द गैसेज स्टेट मोलिक्यूल फ्रीली मूविंग, सो इट इज कोलिजन रेट हायर रेदर देन सॉलिड और लिक्विड। मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो ये रूम है, इस रूम के अंदर मैंने क्या किया, उस कोने पर परफ्यूम की बोतल से स्प्रे किया, तो कुछ टाइम बाद में पूरे रूम में क्या होती है, वो परफ्यूम की स्मेल क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है। तो मतलब क्यों हुआ ये सब कुछ, क्योंकि यहां जो गैस के मॉलिक्यूल थे, या जो मतलब परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल थे, वो यहां से ट्रेवल करके कहां चले जाते हैं, वहां चले जाएंगे। मतलब वो कहते हैं फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो मान लो कोई भी चीज अगर फ्रीली मूव करेगा या करेगी तो क्या हो जाएगा, वो आपस में टकराएंगे। टकराने से क्या होती है, कुछ मतलब ये वर्ड है कोलिजन रेट। कोलिजन रेट क्या होता है, जब भी कोई चीज टकराएगी, केमिस्ट्री में टकराने का मतलब क्या है कि मतलब जब भी कोई चीज टकराएगी तो क्या करेगा, आपस में रिएक्ट करेगी। तो रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती है, ऑलवेज इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा मूव कौन करता है, गैस करती है, इसलिए ऑर्डर क्या आ गया अपने पास, गैस की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद किसकी होती है, लिक्विड की, और तीसरा किसकी होती है, सॉलिड की। सॉलिड में क्या होता है, जैसे मान लो आयरन है, तो आयरन में क्या होता है, अगर रिएक्शन करेगा तो कोलिजन होगा नहीं, धीरे होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इसकी स्लो होती है। पहली थी फिजिकल स्टेट, दूसरा है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम समझते हैं क्या होता है। मान लो, देखो इधर आपने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा होगा रिएक्शन का, ठीक है, एनर्जी के रेस्पेक्ट में। ये जो बीच वाली एनर्जी होती है इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अगर मान के चलो यहां कोई मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है, ये यहां से किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। माना कि किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है।
तो यहां से मैं दो चीज समझाऊंगा, पहले आप वो समझ लो। दो चीज क्या है, देखो, अगर कोई रिएक्टेंट, माना कि ये जो यहां से यहां तक की एनर्जी है वो कितनी है, सपोज 50 है, 50 किलो जूल एनर्जी मान के चलो उसको नीड है। मतलब एक कंडीशन आ गई मेरे सामने। कंडीशन क्या है, अगर किसी रिएक्टेंट मतलब कोई मॉलिक्यूल है या कोई रिएक्टेंट है, उसको प्रोडक्ट में चेंज होना है तो क्या होना चाहिए, उसके पास कम से कम 50 किलो जूल एनर्जी होनी चाहिए। तो इस मिनिमम जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। अब माना कि अभी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कितने हैं, मान लो मेरे पास एक मान लो कंसंट्रेशन को भी हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं कभी कभी। देखो मान लो मेरे पास क्या है, इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल्स हैं या 100 पार्टिकल्स है मेरे पास, या मैं इसको मान दो 100 पार्टिकल्स में से प्रत्येक मतलब जो जितनी भी हैं उसमें से कितनी, सबकी एनर्जी कितनी है, मान लो मेरे पास सबकी एनर्जी है 1 किलो जूल एनर्जी है सबकी। तो टोटल कितनी हो गई, 100 किलो जूल एनर्जी। तो क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें नीड कितनी थी, 50 की। तो यहां से रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। अब एक और चीज, यहां पे एक एनर्जी और आती है, यहां आती है एनर्जी, इसको बोलते हैं हम EA। EA को क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि कोई भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, ये क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी। किसके लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ में आ गई, आपको एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गई, बस में आ गई आपको। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, कौन सा, एनर्जी लेवल डायग्राम का। हमें केवल एक्टिवेशन एनर्जी पे फोकस करना है क्योंकि हमारे यही काम आएगी। तो चलते हैं अपने वापस टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है, देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी। की रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। कैसे, देन इन दोज रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी आर मिनिमम, सो इट्स रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है, मैं समझा देता हूं। यहां पे मान लो आपस में एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। इस ग्राफ के अंदर मान लो मैंने यहां लिख दिया ये रिएक्टेंट है, सपोज ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है। एक तो मैंने ये लिख दिया, एक मैंने मान लो ये डायग्राम बना दिया, ठीक। इसके लिए मैंने यहां से ले लिया, ठीक है। इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, मान लो ये आपके फर्स्ट वाला पार्ट है, ये कौन सा है, सेकंड वाला है। तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी आ गई, मान लो यहां से यहां तक E2, और यहां से यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ गई मेरे पास, E1। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, मतलब जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगी, वो जल्दी क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज होता है। यही तो चीज हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, देखो, हमने बोला कि दोज रिएक्शंस इन विच एक्टिवेशन एनर्जी आर मिनिमम, मतलब कम होती है, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि वो जल्दी से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। जबकि जिन रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, वो प्रोडक्ट में चेंज होने में क्या होता है, उतना ही टाइम लगाते हैं, और उनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, उतनी कम होती है। चले, ये था आपका कॉन्सेप्ट। चलते हैं वापस अपने थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाला कौन सा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको अच्छे से पता होगा, लास्ट वाली क्लास में मैंने क्या बताया था, रेट कांस्टेंट निकाला था, उसमें मैंने मास एक्शन लॉ अप्लाई किया था, एक फॉर्मूला निकाला था। फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट वाली क्लास के अंदर। तो मान लो इस ए की जगह, मान लो अभी क्या है, स्टार्टिंग में मेरे पास 1 है दोनों की जगह, और कुछ टाइम बाद मान लो मैं दूसरी रिएक्शन के अंदर इस ए की और बी की कंसंट्रेशन 2 कर दी, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, हाँ होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब अगर ए और बी मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो क्या होगा, आपके रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज। मान लो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूं तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ कोलिजन ऑल्सो इंक्रीज।
कोलिजन को अब हम क्या करेंगे, इसको डिटेल से बाद में पढ़ भी लेंगे। कोलिजन को ये मान के चलें कि रिएक्शन करने की रेट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा पहला वाला टॉपिक, जो कि क्या था, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पहला पढ़ा फिजिकल मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इसमें पहला पढ़ा हमने फिजिकल स्टेट, दूसरा क्या पढ़ा हमने एक्टिवेशन एनर्जी, तीसरा क्या पढ़ा अपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में। चलते हैं सेकंड पेज। सेकंड क्या आ गया अपने पास, सेकंड आता है, सेकंड है प्रेशर। तो ध्यान रहे प्रेशर के बारे में आपने पहले सुन भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा कि प्रेशर जो होता है वो सॉलिड और लिक्विड में अप्लाई नहीं होता है। तो अप्लाई कहां होगा, केवल गैस में अप्लाई होता है। तो वही चीज यहां लिखी हुई है, प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सॉलिड और लिक्विड फेज बिकॉज इट नॉट कंप्रेसिबल। इनको हम क्या करते हैं, प्रेस नहीं कर सकते, मतलब दबा नहीं सकते। बट इन गैसेज स्टेट व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर, मतलब जब कोई गैसेज स्टेट के अंदर हम प्रेशर को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लो आपके सबके घर के अंदर गैस सिलेंडर होगा, तो उसमें क्या करते हैं हम, उसका क्या है, उसमें क्या करते हैं हम एलपीजी गैस फिल करते हैं, किसके, हाई प्रेशर के द्वारा। उसके अंदर क्या करते हैं हम गैस को फिल करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाती है हाई प्रेशर के ऊपर। वही कंडीशन बता रहा हूं, इन गैसेज स्टेट व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज। जब मान लो ये इस पूरे रूम की मैंने क्या कर दी, एयर को पास में ले आया, तो पास में ले आऊंगा, मान लो इतना बड़े रूम को मैंने इतना सा कर दिया, तो इसके अंदर जितने भी एयर थी वो आपस में क्या हो जाएगी, ज्यादा टकराने लगेगी, अब एक दूसरे से टक्कर होने लगेगी पार्टिकल्स की। तो जब पार्टिकल्स की टक्कर होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा लिखा मैंने, बिकॉज इन यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ कोलिजन ऑल्सो इंक्रीज। छोटे से एरिया के अंदर ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल पास में आ जाएंगे और उनमें क्या होगा, ज्यादा कोलिजन होगी तो क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ये था आपका कौन सा, सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। चले तीसरे पे चलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा क्या गया है, देखो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। इफ रिएक्शन, मान लो रिएक्शन कौन सी है, आपने दो टाइप की रिएक्शन पढ़ी होगी, किसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होता क्या है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें एनर्जी की नीड होती है, मतलब उसमें एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, तो कौन सा हो गया आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन का, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो हम बात क्या कर रहे हैं, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। ध्यान रहे क्वेश्चन आ सकता है किसके अंदर, ट्रू और फॉल्स के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखेंगे हम इसके अंदर कि इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं क्वेश्चन बात बता दूं कि मान लो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, रोंग है, हमें आइडेंटिफाई करना। पहला स्टेटमेंट मतलब कौन सा करेक्ट है, ऐसी बात करता हूं। पहला स्टेटमेंट क्या गिवन है कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। सेकंड ऑप्शन क्या लिखा मैंने, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर देन रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब क्या लिख दिया, डिक्रीज लिख दिया। तो तीन, थर्ड वाले स्टेटमेंट क्या लिख दिया, इन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज, और फोर्थ में लिख दिया ऑल ऑफ द अबव। तो हमें कौन सा करना है स्टेटमेंट, थर्ड वाला स्टेटमेंट सही करना होता है। चले आगे की ओर, नेक्स्ट है, आगे देखो इसके अंदर सेकंड पॉइंट ध्यान रखें, ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, जैसे कि मैंने अभी बताया था डायग्राम कि ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है, और ये क्या है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने लास्ट में और भी पहले पढ़ाया था, क्या बताया था, जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है, मैंने 5 ग्राम NaCl ले लिया, तो 5 ग्राम जो NaCl रिएक्टेंट के रूप में मान लो मैंने ले लिया, तो NaCl का एक पार्टिकल तो होगा नहीं, NaCl के बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तो उनको अगर प्रोडक्ट में चेंज होना है तो सबकी एनर्जी क्या होगी, आपस में कोलाइड करना पड़ेगा,
हर एक NaCl के पार्टिकल को कोलिजन करना पड़ेगा और उसकी एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी से या उससे ज्यादा हो जाएगी तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो वही क्या बोल रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इंक्रीज होगी, पार्टिकल्स की, सो दैट नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल किसको बोला है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं उन मॉलिक्यूलों का बोल दिया हमने एक्टिव मॉलिक्यूल। किसके हैं ये, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। ऑल्सो इंक्रीज, मतलब कहने की बात ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूं मैं तो क्या होगा, जो रिएक्टेंट के जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा हो जाएगी या बढ़ जाएगी। तो जब ये बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। चले थर्ड पॉइंट देखें, जनरली व्हेन वी इंक्रीज 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जनरली क्या बात कर रहा हूं, अगर किसी रिएक्शन का 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 2 और 3 मल्टीपल। मतलब कहने की बात यह है किसी भी रिएक्शन का जनरली क्या होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है 2 से 3 गुना उसकी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है। ये आपको फैक्ट है, ध्यान रखने। किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये स्टेटमेंट के अंदर आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट पे बात करता हूं। देखो एक चीज ध्यान रखनी है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है पहले भी, यहां से नीट में क्वेश्चन आया था। क्या आया था, देखो इंपॉर्टेंट में लगा दिया हूं, क्या है देखो, द रेशियो ऑफ 2 डिफरेंट टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर एनी रिएक्शन। ये है सिंबल किसका, म्यू किसका सिंबल है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का। अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, KT2 अपॉन KT1। K क्या होता है, रेट कांस्टेंट, किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो KT2 अपॉन KT1, तो लास्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू या म्यू T2 माइनस T1 अपॉन 10 इक्वल टू KT2 अपॉन KT1। हमें ये आइडेंटिफाई करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चले एक नीचे एग्जाम्पल गिवन है, तो एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताने के लिए रखा है कि किस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आएगा। एक स्टार लगा के पॉइंट में मैं यहां लिख देता हूं, आपको ध्यान रहे, अगर कभी किसी क्वेश्चन के अंदर मिनिमम टेम्परेचर गिवन नहीं है, यहां तो कितना लिखा हुआ देखो 20 था पहले, बाद में कितना बढ़ा दिया अपन ने, 20 से 50 और बढ़ा दिया अधिक। तो ध्यान क्या रखना है हमें, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मिनिमम टेम्परेचर अगर गिवन नहीं है तो कितना मानना है आपको, अप्रोक्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलवेज मानना है, ध्यान रखने की बात। और अगर आपको म्यू की वैल्यू गिवन नहीं है तो जनरली क्या कंसीडर करोगे आप, 2 कंसीडर करोगे। ये अप्रोच है जो कि हम क्वेश्चन को किस टाइप से हम सोल्व करेंगे उसके लिए। चले आगे, चले एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, इफ अ रिएक्शन, मान लो कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, अगर मैं उसका टेम्परेचर कितना कर दिया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा दिया, तो कैलकुलेट करना है कि वो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है कितने गुना बढ़ जाएगी। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का क्या है, ये फॉर्मूला रहा, फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, म्यू T2 माइनस KT1 अपॉन 10 इक्वल टू KT2 अपॉन KT1। ये तो हम फाइंड कर रहे हैं, यही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल रहे हैं, मतलब क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग। T2 कितना है, 50 प्लस 20 कितना हो गया, 70। चले सोल्व करते हैं, कितना आएगा, म्यू 70 माइनस के 20 अपॉन 10। और जनरली क्वेश्चन में मैंने बताया अभी कुछ नहीं दिया हुआ तो म्यू की को क्या करो, कंसीडर करोगे, 2 कंसीडर करोगे, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 70 में से 20 गया तो कितना, 50 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल किया, कितना आ गया, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, कितना आया, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 32। तो आंसर कितना आ गया, 32 मल्टीपल आ जाएगा। मतलब रेट ऑफ, मतलब किसी रिएक्शन की रेट, मान लो टेम्परेचर पहले कितना था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, अगर मैं उसमें 50 और ज्यादा बढ़ा दूंगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा दूंगा, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है कितनी गुना बढ़ जाएगी, 32 गुना बढ़ जाती है। तो ये था एग्जाम्पल जो कि
इस फॉर्मूले पे बेस्ड था। ध्यान रहे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट क्या है, केस है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, चलिए आगे देखो 8। नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपना, पहला फैक्टर खत्म हो गए। चलते हैं किसके ऊपर, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो ध्यान रहे इसको पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, आर्हेनियस इक्वेशन। ध्यान रहे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से पूछेगा कि सही आर्हेनियस इक्वेशन कौन सी है। इसको चेंज कर देगा वैल्यू, यहां मान लो ए इधर कर देगा, के इधर कर देगा, यहां प्लस लगा देगा, ई अपॉन आर टी की जगह ई ए प्लस आर टी कर देगा। वो एक क्वेश्चन तो जनरली ये बन गया अगर इजी लेवल पे बात करता हूं तो। चले आगे, फॉर्म इक्वेशन क्या है, के इक्वल टू ए डॉट ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहां पे के क्या है, रेट कांस्टेंट है जो कि टी टेम्परेचर पे अवेलेबल है। ए क्या होता है, आर्हेनियस कांस्टेंट बोला गया है। ई क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। और टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो मतलब सिंपल सी बात करता हूं, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, के इक्वल टू ए डॉट ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहां के रेट कांस्टेंट, ए आर्हेनियस कांस्टेंट, ई तो क्या है, बेस होता है, और ई क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, और टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। चले अब हमें क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन निकालना है रेट कांस्टेंट में, मतलब के और टी में हमें रिलेशन निकालना है। करते हैं स्टार्ट, ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से हमें निकालना है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो रिलेशन बिटवीन के एंड टी, तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा, आर्हेनियस इक्वेशन जस्ट पढ़ी है। तो आर्हेनियस इक्वेशन होती क्या है, के इक्वल टू ए डॉट ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आर्हेनियस इक्वेशन है। ठीक, अब क्या करना है, सबसे पहले हमें लोग लेना है। तो मतलब मैंने यहां लिख दिया टेकिंग लोग, किसकी बेस में, ई की बेस में। तो क्या लिखा मैंने यहां पे, कहां लेना है, बोथ साइड लेना है। ध्यान रहे ये भी लिखना है, बोथ साइड लेना है। तो क्या हो जाएगा, log e की बेस के इक्वल टू log e की बेस a डॉट ये, इसको मैं ऐसे पहले करता हूं, ब्रैकेट में लिखता हूं, a डॉट e की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, दोनों साइड मैंने क्या लिख लिया, log लिख दिया। अब जब मैं दोनों साइड log लिख दिया तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, आगे सोल्व करते हैं इसके अंदर। तो देखो ये क्या है, मल्टीपल में। तो जब भी कोई चीज मल्टीपल में होती है तो किस में आ जाता है, वो प्लस में आता है, क्योंकि यहां फॉर्मूला क्या लगेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं अलग से, चूंकि log e की बेस a इंटू बी को क्या लिख सकता हूं मैं, log e की बेस a प्लस log e की बेस b। ये वाला फॉर्मूला मैं यहां क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो आगे, log e की बेस k इक्वल टू log e की बेस a प्लस log e की बेस क्या बचा, e की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी। तो इसको मैं अलग कर दूं, इसको हटा देता हूं ना, e की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी। यहां एक दूसरा फॉर्मूला और अप्लाई करूंगा। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रहे आपको इन फॉर्मूला का ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा कि जब भी log की, मान लो यहां कोई पावर आ रही है, जैसे मान लो मैं लिखा log e की बेस x की पावर n, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, n इंटू log e की बेस x। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये जो पावर है वो कहां जाएगी, आगे आ जाएगी, और ये कहां चला जाएगा, बैक साइड में चला जाएगा। तो क्या करूंगा, चेंज करूंगा। तो देखो इधर मैंने लिखा log e की बेस k इक्वल टू log e की बेस a माइनस ई ए अपॉन आर टी इंटू log e की बेस e। तो ध्यान रहे यहां पे चौकी लगा के दो, log e की बेस e की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मैं उसकी वैल्यू कितनी कर दी, मैंने 1 कर दी। तो क्या बच गया मेरे पास बच गया log e की बेस k इक्वल टू log e की बेस a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक, ध्यान रहे ये तो है e की बेस के रूप में।
हमें किस में निकालना है, log 10 की बेस में निकालना है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल भी मिलेंगे इसके ऊपर, और e की बेस में न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते हैं। तो चले आगे, क्या लिखा मैंने यहां पे, चेंज बेस e इंटू 10 बेस, सो वी मल्टीप्लाई 2.303। मतलब कहने की बात यह है, अगर e की बेस को 10 की बेस में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको देखो, मैंने हमारे पास क्या था, हमारे पास था log e की बेस k इक्वल टू log e की बेस a माइनस के e a अपॉन RT था। चेंज कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, log 10 की बेस k इक्वल टू 2.303 log 10 की बेस a माइनस का e a अपॉन RT आ गया। अब क्या करना है हमें, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2.303, दोनों साइड क्या करना है, दोनों पोर्शन के अंदर 2.303 से हमें डिवाइड कर देना है। तो करते हैं, सोल्व करते हैं, 2.303 log 10 की बेस के डिवाइडेड बाय 2.303 इक्वल टू 2.303 log 10 की बेस a डिवाइडेड बाय 2.303 माइनस EA अपॉन 2.303 RT। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, तो क्या करेंगे, 2.303 से 2.303 कैंसिल कर दिया, यहां भी मैंने कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया मेरे पास, बच गया log 10 की बेस k इक्वल टू log 10 की बेस a माइनस का EA अपॉन 2.303 RT। ये क्या आ गया मेरे पास, ये है रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो यहां लिख देता हूं मैं, यहां पे रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो ध्यान रहे, ये इक्वेशन भी आपको ऑप्शन में मिल सकती है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको आगे कर देगा इसको पीछे कर देगा, मतलब यहां ए लिख देगा यहां के लिख देगा, तो वो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको याद रखना है। तो ये भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट। चले, एक चीज और लिखी हुई थी यहां पे, वो भी मैं बात कर लेता हूं। यहां क्या लिखा हुआ था, हमें इसमें ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ किसे बनाते हैं, देखो एक बार, ग्राफ के लिए मैं यहां अलग से बात कर लेता हूं। ग्राफ में बना रहा हूं किसके अंदर, log 10 की बेस के और किसके बीच में, मैं बना रहा हूं ग्राफ 1/t के बीच में, log 10 की बेस के और 1/t के बीच में मैं क्या करा रहा हूं, बना रहा हूं ग्राफ बना रहा हूं। तो ग्राफ कैसे बनते हैं, देखो ये जिसका y एक्सिस है, ये क्या है, इसका z एक्सिस है। तो y एक्सिस से मैंने क्या ले लिया, log 10 की बेस के, यहां क्या लिख लिया मैंने 1/t। तो देखो इधर फॉर्मूला क्या होता है ग्राफ का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस c, और तीसरा फॉर्मूला होगा y इक्वल टू होगा अपने पास माइनस के mx प्लस c। ये तीन ग्राफ के फॉर्मूले होते हैं। अगर y इक्वल टू mx होता है तो ग्राफ कैसा आएगा, इस प्रकार का। y अगर mx प्लस c आएगा तो ग्राफ किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का। और y इक्वल टू माइनस mx प्लस c आएगा तो ग्राफ कैसा आएगा, इस प्रकार का ग्राफ होता है। तो हमें कौन सा पढ़ना है, देखो ये हो गया y, ये हो गया क्या c, और ये क्या हो गया मेरे पास माइनस का mx। तो फॉर्मूला कौन सा मिल रहा है हमें, तीसरा वाला फॉर्मूला मिलेगा। तो जब तीसरा वाला फॉर्मूला मिलेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस प्रकार का। तो ग्राफ बनाता हूं, देखो इधर ये मैंने ग्राफ इसको बना दिया। ये जो बीच वाली जगह है इसको बोलते हैं हम इंटरसेप्ट, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा log 10 की बेस a को रिप्रेजेंट करता है इस ग्राफ के अंदर, ये वाला c वाला एरिया। ठीक, हमें क्या है इसके अंदर, ये क्या है, स्लोप है। तो स्लोप कितना है, 1/t को हटा के जो बचता है वो स्लोप आ गया। तो स्लोप क्या आ गया हमारे पास,
EA अपॉन 2.303 R। तो ये क्या आ गया, इसका स्लोप आ गया। स्लोप किसके अंदर है, माइनस के अंदर, इसलिए क्या लिख दिया अपन ने, माइनस EA अपॉन 2.303 R। ठीक है, तो ये था ग्राफ और ये था इसका रिलेशन। आई थिंक पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। कैसे करना है मैं वापस ओरली समझा देता हूं। सबसे पहले आरएनएस इक्वेशन लेना है, उसके अंदर क्या करना है, हमें लोग लेना है। लोग लेने के बाद वैल्यू को सेपरेट करते हुए इक्वेशन बनानी है, जो कि क्या आ जाएगी, मतलब लोग की ई की बेस में आएगी, उसको चेंज करते हुए 2.303 से मल्टीप्लाई करके फाइनल इक्वेशन जो आएगी हमारे पास कौन से आएगी, वो आएगी रिलेशन log 10 की बेस के अंदर और ये वाली रिलेशन। उसके बाद हमें log 10 की बेस के और 1/t में ग्राफ पुट करना है, तो हमारे पास स्लोप आ गया EA अपॉन 2.303 R। ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप आ गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखो, फॉर एनी रिएक्शन, मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर लीनियर ग्राफ मान लो मिल गया हमें बिटवीन log 10 की बेस के और 1/t के अंदर, तो विच इज स्लोप इज, मतलब उसका स्लोप कितना दिया हुआ है, -8000, देन कैलकुलेट इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इन कैलोरीज। तो हमें क्या निकालना है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी में निकालनी पड़ेगी। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। अभी मैंने बताया स्लोप आता है, स्लोप कितना है, स्लोप आया EA अपॉन 2.303 R। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्लोप बोला कितना, -8000। तो सॉल्व करते हैं, ये किसमें आई थी वैल्यू, माइनस में आई थी, तो क्या लिखा मैंने, -8000 इक्वल टू ये हमें निकालना है 2.303 हमें गिवन है, R हमें नहीं पता है। तो ध्यान रहे R की वैल्यू होती है कैलोरी के अंदर कितनी, R इक्वल टू 2 कैलोरी। तो यहां क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सोल्व करते हैं, माइनस से माइनस उड़ा दिया, क्या बच गया मेरे पास, EA इक्वल टू 8000 इंटू 2.303 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देना है। 3 जीरो से मान लो ये 3 पॉइंट हटा दिया, तो क्या बच गया मेरे पास, 2303 इंटू 8 इंटू 2 कितना आ गया, 16 को करते हैं 48, आगे 8 4 36 36848 जूल एनर्जी मिली मेरे को। अगर मुझे इसको किलो जूल में करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 36.848 किलो जूल या किलो कैलोरी एनर्जी मिली। कैलोरी है ना, जूल नहीं, कैलोरी में, कैलोरी में तो निकालना था। कितना आ गया, 36.848 किलो कैलोरी आंसर अपना आ गया है इस क्वेश्चन का। ध्यान रहे ये किस पे बेस्ड था, ये था ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आए, मैं ये ट्राई कर रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन नीट के बेसिस पे रोंग नहीं हो, आपको बेटर मतलब अच्छा सा अच्छा मेटर आपको मिल जाए। चलें आगे नेक्स्ट टॉपिक पे अपना, जो कि क्या है, देखो 3 तो हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग कौन सा पढ़ लिया था, पहला पढ़ा था हमने नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा कौन सा पढ़ा हमने, उसके अंदर पढ़ा प्रेशर, तीसरा कौन सा पढ़ा टेम्परेचर, चौथा कौन सा आ गया, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। अब कैटलिस्ट पे कैसे डिपेंड करेगा, देखो इधर जनरली कैटलिस्ट आर 2 टाइप, मतलब जमाने में अगर जनरली बात करूंगा तो कैटलिस्ट 2 प्रकार के होंगे, एक तो होगा पॉजिटिव, दूसरा कौन सा होगा नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, इट डिक्रीज वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, और नेगेटिव में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, ये ग्राफ है, इसमें लिखा हुआ है, मान लो ये है कोई रिएक्शन हो रही है, तो ये यहां से मान लो ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 केस बनाता हूं मैं, डायग्राम बनाता हूं, इसके अंदर चेंज कर दूं डायग्राम को, मान लो ये ले लिया, ये अलग से बना दूं, ये है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट है, ये यहां से यहां चेंज हो रहा है, दूसरा यहां से यहां चेंज हो रहा है, और तीसरा मैंने लिख दिया यहां पे, ठीक है, ये वाला, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको कर रहा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट को। ये किसको करेगा, नेगेटिव कैटलिस्ट को। और ये कौन सा करेगा, विदाउट कैटलिस्ट को।
मतलब अगर किसी रिएक्शन के अंदर पॉजिटिव कैटलिस्ट मैंने डाल दिया तो क्या होगा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे रिएक्शन क्या होगा, जल्दी हो जाती है और उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अगर किसी रिएक्शन में नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दिया तो क्या होगा, जो नॉर्मल स्पीड थी उससे ज्यादा टाइम लगता है किसको, रिएक्शन को कंप्लीट होने के अंदर, तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये था आपका चौथा कौन सा, फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये थे आपके 4 फैक्टर अफेक्टिंग जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रहे अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको क्वेश्चन गलत नहीं हो। अगर मैं 5वें की बात करता हूं तो 5वां एक और कौन सा होता है, सरफेस एरिया। पांचवा फैक्टर अफेक्टिंग कौन सा हो गया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अगर किसी, मान लो मैंने एक चीज ले लिया, मान लो मैंने क्या किया, एक पानी का मग लिया, उस पानी के मग के अंदर मुझे क्या करना है, नमक घोलना है, मतलब NaCl डिसोल्व करना है उसके अंदर। तो मैंने क्या किया उसके अंदर, एक तो मैंने उसको बारीक पीस लिया, मतलब बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, एक दूसरा मोटे मोटे फॉर्म के अंदर, मतलब थोड़ा सा बिग साइज के पार्टिकल रख दिए, और एक मतलब मैंने क्या कर दिया, पूरी की पूरी डली जो आती है, मतलब जैसे कि गुड़ के जैसे, उसमें मैंने क्या कर दिया, उसमें डिप कर दिया। तो कौन सा पहले सबसे ज्यादा डिसोल्व होगा, जो मतलब पाउडर फॉर्म में होता है। मतलब जिस भी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, मतलब उसकी रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन की रेट क्या होती है, हाई होती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि क्या है, देखो अगला, देखो रिलेशन बिटवीन K एंड T एट डिफरेंट टेम्परेचर। हमने जो पहले वाला पढ़ा था वो किसे पढ़ा था, एक ही टेम्परेचर पढ़ा था। अब बात करूंगा किसके, दूसरे टेम्परेचर में। लास्ट वाला जो रिलेशन आया था K और T में, क्या आया था मेरे पास, log 10 की बेस K इक्वल टू log 10 की बेस A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये हमारे पास लास्ट रिलेशन आया था K और T के बीच में। अगर मान लो टेम्परेचर डिफरेंट कर दूं, सपोज T1 टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर क्या कर दिया मैंने, T1, तो K कितना हो जाएगा, K1। तो अगर मान लो टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया, T2, तो K कितना हो जाएगा, K2। वैल्यू पुट करता हूं, देन क्या जाएगा, वैल्यू पुट करूंगा तो log 10 की बेस K1 इक्वल टू log 10 की बेस A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1, इक्वेशन नंबर 1। मतलब मैंने वैल्यू पुट कर दी किसके लिए, फर्स्ट T1 टेम्परेचर के लिए, तो क्या आ जाएगा, K1 आ जाएगा। दूसरी बात करूंगा तो क्या आएगा, log 10 की बेस K2 इक्वल टू log 10 की बेस A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। ये क्या आ गई मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मुझे क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर से लिख दूं मैं, यहां पे क्या किया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 में से सब्सट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को। तो कैसे करूंगा सोल्व, देखें इधर, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं, उसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड देखो, log 10 की बेस K2 माइनस log 10 की बेस K1 इक्वल टू log 10 की बेस A माइनस EA अपॉन R 2.303 RT2 माइनस log 10 की बेस A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1। मतलब मैंने 2 में से 1 माइनस कर दी, तो ये मैंने पहले अलग से दिखाया है। अब चलो इसको पूरा डिटेल सोल्व करता हूं। तो क्या आ गया, देखो ये देखो माइनस में गिवन है, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, फॉर्मूला होता है कि log 10 की बेस A माइनस log 10 की बेस B इक्वल टू कितना होता है, log 10 की बेस A अपॉन B। मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, log 10 की बेस K2 अपॉन K1 इक्वल टू log 10 की बेस A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। कोई दिक्कत नहीं, याद रखता हूं। चले आगे की ओर, आगे चलता हूं तो क्या आएगा, माइनस, देखो माइनस log 10 की बेस A
माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस EA अपॉन 2.303 RT1। तो मतलब मैंने क्या कर दिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, तो कैंसिल क्या होगा, log 10 की बेस a माइनस में है या किस में है, प्लस के अंदर, दोनों को कैंसिल कर दिया। तो आगे सोल्व करने पे क्या आएगा, देखो log 10 की बेस k2 अपॉन k1 इक्वल टू क्या आएगा, देखो माइनस का EA अपॉन 2.303 RT2 प्लस का है EA अपॉन 2.303 RT1। तो प्लस वाला आगे लिखता हूं, माइनस वाला अलग लिखता हूं, और साथ में क्या करता हूं, इसके अंदर से मैंने ये EA अपॉन 2.303 R दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो दोनों क्या कर दूं, कॉमन ले लेता हूं। तो क्या किया मैं, सोल्व करूंगा तो log 10 की बेस k2 अपॉन k1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, 1 अपॉन T1 माइनस के 1 अपॉन T2। ये क्या आ गया आपके पास, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर K और T में रिलेशन आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास, रिलेशन बिटवीन K एंड T एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो ध्यान रहे ये रिलेशन होता है। इस पे भी क्या आता है, न्यूमेरिकल आते हैं आपके क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो इसको भी क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट मान के सोल्व कर लेना है, एक दो क्वेश्चन सोल्व कर लेना, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाए। चलते हैं आगे नेक्स्ट, जो कि क्या है, इस पे बेस्ड क्या लिया है, एक मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या लिया है देखो अच्छे समझो, एग्जाम्पल लेके लिखा है, ए रिएक्शन कंप्लीट ऑन 30 डिग्री, मतलब कोई रिएक्शन 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंप्लीट हो रही है। इफ इट्स टेम्परेचर इंक्रीज, मान लो इसका टेम्परेचर में कितना कर दूं, 60 डिग्री कर देता हूं, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, अप्रोक्स 5 टाइम इंक्रीज होती है। तो रिएक्शन कितनी इंक्रीज हो गई, अप्रोक्स 5 टाइम इंक्रीज हो गई। देन कैलकुलेट इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। चले बढ़ते हैं आगे, इसको सोल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला आया जस्ट अभी, फॉर्मूला आता है हमारे पास log 10 की बेस k 2 अपॉन k1 इक्वल टू log थोड़ी था नहीं, क्या था, EA अपॉन 2.303 R कितना, 1 अपॉन T1 माइनस के 1 अपॉन T2। ये आपके पास फॉर्मूला आया था किसके अंदर, टू डिफरेंट टेम्परेचर की बात करता हूं तब। इसको सोल्व करूंगा, सोल्व कैसे करूंगा, log 10 की बेस k2 अपॉन k1। तो अभी मैंने पढ़ा था, आज ही पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट मैंने निकाला था, तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, आपको बताया था। मैं बस दिखा देता हूं एक बार वापस आपको रिएक्शन निकाल के, ये वाला। तो ये k अपॉन, ये मान लो k T2 अपॉन k T1 की बात कर रहा हूं, तो ये क्या आ गया होगा, म्यू आ गया। ये तो हम निकाल रहे थे म्यू, तो म्यू कितना है हमारे पास, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग म्यू कितना दिया है हमें, म्यू दे दिया 5 टाइम। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, log 10 की बेस 5 इक्वल टू, ये हमें निकालना है 2.303 दिया हुआ है, R की बात कर रहा हूं, तो R क्या होता है, 2 कैलोरी कंसीडर करेंगे। तो 2 कितना हो गया, 1 T1 कितना है 30 डिग्री, तो 1 अपॉन 30 माइनस के 1 अपॉन 60। सोल्व कर लेते हैं। तो log 10 की बेस 5 इक्वल टू, ये हमें निकालना है 2.303 इंटू 2, एलसीएम कितना लिया, मान लो मैंने एलसीएम ले लिया 60, जब 60 लूंगा तो कितना आएगा 2 टाइम और ये 1 टाइम। सोल्व करते हैं आगे, log 10 की बेस 5 इक्वल टू ये अपॉन 2.303 इंटू 2 कितना आ गया, इंटू 1 अपॉन 60। सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमें चाहिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर और इसको, और तो बाकी सब चल जाएगा, क्या आ जाएगा, log 10 की बेस 5 इंटू 2.303 इंटू 2 इंटू 60। तो ध्यान रहे यहां पे log 10 की बेस 5 की वैल्यू कितनी होती है,
कितनी होती है 0.7 के अराउंड होती है, तो 0.7 इसकी वैल्यू होती है। मैं वैल्यू पुट करता हूं तो कितना आएगा 0.7 इंटू 2.303 इंटू 2 इंटू 60। सोल्व करते हैं आगे, सोल्व करो कितना आएगा इसके अंदर, मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 को 2 से 120 को अगर मान लो 7 से 0.7 से करूंगा तो 120, दोनों को 120 आ गया, 0.7 से करूंगा तो कितना आ गया अप्रोक्स 84, हाँ, इंटू 2.303। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चलो आगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, मैं यहाँ से अलग से कर लेता हूँ या कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी क्लास नहीं लेंगे हम। 2.303 इंटू कितना हो गया 84, कितना आ गया 193.458, ये आ गया आपके पास, ये क्या आ गई कैलोरी एनर्जी आ गई आपके पास। तो ये थी आपके एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। हमें क्या करना है, सबसे पहले रिलेशन याद होना चाहिए। अगर रिलेशन याद होगा तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर हम निकाल लेंगे। ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन में कभी टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो तो डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है आंसर, अगर मान लो केल्विन में दिया तो केल्विन में चेंज करते हुए आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला टॉपिक। चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कंसिडर आपको क्वेश्चन नीट का नहीं मिलेगा आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे, देखो फिर भी पढ़ना है। टाइप ऑफ रिएक्शन किस बेस्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है उस बेस पे क्या होता है टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की होगी, दो टाइप की। पहली है सिंपल रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन मतलब समझ गए होंगे आप, क्या होता है, दोज रिएक्शंस कंप्लीट ओनली वन स्टेप, मतलब कोई भी एक रिएक्शन अगर मान लो एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल रिएक्शन बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब जिनको कंप्लीट होने में बहुत सारे स्टेप लगते हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। देखो एग्जांपल PCl5 में कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, PCl3 और Cl2 में, H2 + I2 2HI 2 FeCl3 SnCl2 2 FeCl2 + SnCl4। ये क्या है, सारी वन स्टेप रिएक्शन है। सेकंड बात करता हूं इसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर, तो दो रिएक्शन कंप्लीट इन मेनी स्टेप, जैसे कि 2H2O2 + 2H2O + O2। तो ये दिख तो रही है हमें क्या एक स्टेप में, लेकिन एक स्टेप में होती नहीं है। मान लो जैसे कि दूसरा है 2N2O5 और 4NO2 + O2, तो ये दिख रही है हमें क्या एक स्टेप में, लेकिन होती नहीं। कितनी होती है, मोर देन वन स्टेप में होती, कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कशन किया। हमने कंप्लीट डिस्कशन किया फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में। फैक्टर हमने एक तो रिएक्टेंट की नेचर के बेस पे, इसमें फिजिकल स्टेट हमने पढ़ी, उसके बाद हमने जो स्टडी की उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी की, और बाद में कंसंट्रेशन की बात करी। दूसरा प्रेशर के बारे में पढ़ा। प्रेशर में क्या बताया कि लिक्विड और सॉलिड में अप्लाई नहीं होता प्रेशर का कॉन्सेप्ट, किस में होता है, कि ओनली गैसेज में होता है। थर्ड हमने टेम्परेचर पढ़ा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकाला, एक न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया। उसके बाद हमने के और टी में रिलेशन निकाला, मतलब RNA इक्वेशन के थ्रू, और ग्राफ बना दिया log 10 की बेस के में और 1/t के अंदर, उस पर भी मैंने एक न्यूमेरिकल ले लिया है। नेक्स्ट वाली मतलब उसके बाद हमने जो पढ़ा वो क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर पर के और टी में रिलेशन निकाल लिया, उस पर मैंने एक एग्जाम्पल मतलब न्यूमेरिकली एक एग्जांपल की बात करता हूं वो ले लिया है। उसके बाद हमने कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ी, और लास्ट में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। आई थिंक पूरी क्लास आपको अच्छे समझ आ गई होगी, और इस पे कोशिश ये करना आप खुद की, इस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप खुद निकाल सको। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन निकालोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका, क्लियर होगा। तो आज की क्लास को मैं यही खत्म करता हूं। थैंक यू।